हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीसीए के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है जो कि हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका सब्जेक्ट होता है बीबीसी 202। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ हम सारे पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे। जो भी हमारे AQ2 में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीसीए के सारे सब्जेक्ट्स इसी चैनल पे करवाने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा सेट, दूसरा है फंक्शन, नहीं दूसरा है हमारा रिलेशन, थर्ड है हमारा फंक्शन। तो सबसे पहले हम पूरा सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट होता क्या है, सारी आइडेंटिटी, सारी प्रॉपर्टीज और सारे ऑपरेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा आता है सेट्स की बेसिकली सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। कि एक वेल डिफाइंड और एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? सेट। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। पहला है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो प्री डिफाइंड होनी चाहिए, यानी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी लिख दिया है, वो प्रॉपरली आप डिफाइन करोगे। दूसरा है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है? कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 4 3 2 1 आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या है? कि सेट के अंदर जितने भी आप एलिमेंट इंक्लूड करोगे वो क्या रहेंगे? डिस्टिंक्ट रहेंगे। इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट के अंदर। क्लियर है? टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि हमने एक ए है, इसके अंदर सेट सेट की जो नोटेशन है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं तो 1 4 5 6। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। यस, वेल डिफाइंड है। हम बोल सकते हैं कि हमारे क्या नेचुरल नंबर है। क्लियर है? लेस देन 10, लेस देन 5, लेस देन 10, कुछ भी ठीक है। दूसरा अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है? कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ कोई ऑर्डर है, यहाँ कोई सीक्वेंस है नहीं, कुछ भी नहीं है, रैंडमली है। थर्ड है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा सेट है। और अगर मैं आपसे कहूँ टेकिंग एन एग्जाम्पल की 1 2 3 6 9 10 2 2, क्या ये सेट है? पहले हम देखेंगे वेल डिफाइन है, अनऑर्डर्ड भी है, बट इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? कि ये जो 2 एलिमेंट है ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेट हमारा क्या होता है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं कि A 1 2 3 4, क्या ये सेट है? यस है। क्यों? मेन क्या है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें एलिमेंट रिपीट हो रहा है, बी बी सेट में हमारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं 2 2 और 1 1। इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा सेट क्या होता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 वे हैं। सबसे पहले हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट है उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो हमने क्या किया कि सेट का नाम लिखा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिख दिए। तो दैट फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म या हमारी टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट आती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट के थ्रू यानी नोटेशंस के थ्रू लिखते हैं कि ए क्या है? वो सेट जिसके अंदर एक्स यानी वो एलिमेंट है, और कौन कौन से एलिमेंट है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और एक्स क्या है? सारे नेचुरल नंबर है। क्लियर है? इस तरीके से जब भी हम लिखेंगे इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड आती है आपकी स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म नाम ही बता रहा है कि आप क्या लिखते हो? प्रॉपर स्टेटमेंट पे लिखते हो कि ए जो सेट है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, और वो नेचुरल नंबर हैं जो 5 से छोटे हैं। क्लियर है? प्रॉपर आप इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हो। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन है आपकी सेट की। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो उसकी क्या बताते हैं? उसकी कार्डिनैलिटी बताती है। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको ये बोलूं कि इस सेट की कार्डिनैलिटी बताओ, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी आप कैसे बताओगे? इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हुई? हमारी 4। और कार्डिनैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, और इस तरीके से यहाँ मोड रहता है। क्लियर है? ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है? तो कार्डिनैलिटी, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, आल्सो नोन एज सेट साइज ऑफ द सेट।
कार्डिनैलिटी ऑफ सेट को हम साइज ऑफ द सेट भी बोलते हैं। ये बताता है कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, डिनोटेड बाय नोटेशन सीरा। और जैसे कि एग्जांपल, तो इसके सेट की कार्डिनैलिटी अगर मैं पूछूं तो आप क्या करोगे, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि कार्डिनैलिटी क्या है, 6 है। क्लियर है। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कार्डिनैलिटी हमेशा हम फाइंड कर सकते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट आपने पता है ना, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इस सेट के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि उसका एंड कहाँ है। तो कार्डिनैलिटी हमेशा हम फाइनाइट सेट की बता पाएंगे, इनफाइनाइट सेट की कभी भी हम कार्डिनैलिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते और ना ही हम बता सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टाइप ऑफ सेट। आपके सेट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। टेकिंग एन एग्जांपल कि ये जो मैंने लिया है ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो क्या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 0। तो जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 रहे या एम्प्टी रहे, दैट सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट या नल सेट। नेक्स्ट आता है आपका सिंगलटन सेट। एज द नेम सजेस्ट, सिंगलटन सेट वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट रहे। ए सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ये कैसा सेट है? ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। क्लियर है। वही इसके अंदर लिखा हुआ, इट इज अ सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट मैंने आपको बताया, फाइनाइट का मतलब क्या है, जिस चीज को काउंट कर सको कि भाई नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो हम काउंट कर पा रहे हैं कि भाई 50 तक हम लिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हमें नेचुरल नंबर का तो एंड नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी हमारे दो सेट हैं, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ए और बी को हम कब इक्वल बोलेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इंक्लूडेड इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इंक्लूडेड इन सेट ए। इसका मतलब क्या है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए और सेट बी के अंदर सेट ए के होने चाहिए सारे एलिमेंट। तो हम उन सेट को क्या बोलेंगे कि वो कैसे हैं, हमारे इक्वल सेट। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारे एक सेट ए है, इसके अंदर 1 3 2 है, और एक हमारा सेट बी है, इसके अंदर क्या है, हमारे 2 3 1 एलिमेंट है। तो इन दोनों को क्या, इन दोनों सेट को क्या हम इक्वल सेट बोल सकते हैं? हमें क्या चेक करने पड़ेगा कि जो ए के जो सारे एलिमेंट है क्या वो बी के अंदर प्रेजेंट है? यस। 1 है, यस। 2 है, यस। 3 है, यस। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? अब बी के एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? तो चेक कीजिए, 2 है, यस। 3 है, यस। 1 है, यस। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी के सारे सारे एलिमेंट हमारे ए में प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो दोनों सेट है वो कैसे हैं, हमारे इक्वल सेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल सेट हमारे क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ है, नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हम डिफाइन करते हैं कार्डिनैलिटी पे। ये क्या कहता है कि दो सेट को मैं कब इक्विवेलेंट सेट बोलूंगा? जब उनकी कार्डिनैलिटी सेम रहेगी। डजेंट मैटर एलिमेंट कितने भी हैं, तो कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब एक एक एलिमेंट सेट है जिसके अंदर हमारे 1 4 6 5 एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसके अंदर ए बी डी और जेड ये एलिमेंट है। तो जो सेट ए है उसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 4 है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 4। और बी की जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है, हमारी 4 है। तो इसका मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल है कार्डिनैलिटी ऑफ बी के। तो हम इन सेट को कैसे बोल सकते हैं, ये सेट कैसे है, हमारे इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है। क्या ये इक्वल सेट है? नो। क्योंकि इक्वल सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो सारे एलिमेंट ए है, जो सेट ए के अंदर जो सारे एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये इक्वल सेट नहीं है, दैट सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। आई होप आपको क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये क्लियरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो भी आप सोच रहे हो ना,
वो सारा यूनिवर्सल सेट की होल नंबर, यस होल नंबर यूनिवर्सल सेट के अंदर है। आप सोचोगे नेचुरल नंबर वो भी है, रेशनल नंबर वो भी है, इरेशनल नंबर वो भी, जो भी आप नंबर सोच रहे हो वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ अदर सेट। जो सारे सेट आप बनाओगे वो सारे एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं बोलूँ क्या ये यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट होगा? यस। क्या ये यूनिवर्सल सेट के प्रेजेंट होगा? यस। क्लियर है? और अब नेक्स्ट आपका आता है सबसेट और सुपरसेट। अब सबसेट और सुपरसेट के कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट, इस ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट हम कब बोलेंगे? इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इंक्लूड इन सेट बी। इसका मतलब क्या है? सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक एलिमेंट, एक सेट ए है एक सेट बी है, सेट ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सारे बी में प्रेजेंट हैं, तो ए बी का क्या होगा? क्या होगा? सबसेट होगा। क्लियर है? टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमने ए ले लिया है 1 3 5, और बी हमने ले लिया है हमारा और 2 4 6 3 5 1। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ए बी का सबसेट है। सबसेट के लिए हमें क्या चेक करना है कि जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए बी का सबसेट है। तो 1 इसके अंदर प्रेजेंट है बी के अंदर, यस। 3 है, यस। 5 है, यस। तो इसका मतलब क्या है? ए बी का क्या है? सबसेट है। सबसेट का साइन ये होता है। क्लियर है? ये सबसेट का साइन हमारा ये होता है नीचे इक्वल। ठीक है, सबसेट ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। क्या बी ए का सबसेट है? चेक करो, नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है ही नहीं। 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो बी ए का सबसेट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए बी का सबसेट है तो बी को हम क्या बोलेंगे? बी क्या होगा इसका? सुपर सेट। एक सुपर सेट आता है, एक सबसेट आता है। क्लियर है? अब ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ए को हम बोल रहे हैं ए किसका सबसेट है? सेट बी का। तो बी क्या होगा? उसका सुपर सेट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि किसी भी एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। क्लियर है? फॉर अ फाइनाइट सेट लिखा हुआ है कि आपका जो सेट होना चाहिए हमेशा फाइनाइट ही होना चाहिए, तभी आप उसका पावर सेट को फाइंड आउट कर सकते हो। पावर सेट ऑफ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। कोई एक सेट के ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो उन एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं वो सारे आते हैं पावर सेट के अंदर। वो आप निकाल सकते हो 2 की पावर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। टेकिंग एन एग्जांपल कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होंगे? 2 की पावर ए क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर 3 इसके मतलब क्या है कि 8 नंबर ऑफ सब पावर, मतलब 8 जो है पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे? पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट ऑफ ए। पहले तो हमेशा 5 आता है जो कि हम नल सेट बोलते हैं, वो हमेशा हर पावर सेट का एलिमेंट होता ही है। फिर ए खुद होगा, फिर बी खुद होगा, इसमें आप कर्ली ब्रेसेस लगा लेना। ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रेसेस में आप लिखोगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, देन ए बी होगा, ए बी होगा, देन ए सी होगा, ए सी। ठीक है, देन बी सी भी होगा। ठीक है, बी सी होगा, और खुद ए बी सी खुद भी तो होगा, ए बी सी। अब आप चेक करो क्या हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है? हमारा पावर सेट। पावर सेट समझ आया कि किसी एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके कितने सबसेट बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। और उसका फॉर्मूला है 2 की पावर ए रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। और हमेशा जो 5 है, ये जो एम्प्टी सेट है, ये हमेशा हर सेट का पावर सेट में प्रेजेंट होता ही होता है। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पावर सेट हमारा क्या है। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है पावर सेट की? पावर सेट की कार्डिनैलिटी होती है 2 की पावर मोड ए। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस। अभी हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं सेट के अंदर। सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज रिटन विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। जब भी आप किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करोगे तो हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हमें प्रॉपर गिवन है क्या है? 1 2 3 4
5। ठीक है। अब ए क्या है, ए हमें सेट गिवन है जिसके अंदर 1 3 4 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि एक्स बिलोंग्स टू जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो है पर ए सेट में नहीं है। तो ए सेट में कौन कौन से नहीं है, हमारे पास 2 और 5 ही तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट हम हमेशा यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो सेट के अंदर तो यानी सेट के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। या आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है और सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है यूनियन ऑफ अ सेट। ये 2 नंबर में 82 2024-25 में सिंपल पूछा था कि यूनियन और इंटरसेक्शन को बताना है कि सेट के अंदर जो यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन का मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट, मैं आपको समझाती हूँ कि एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो इन दोनों में जितने भी सारे एलिमेंट है अगर हम उन्हें एक जगह कर दें तो वो कहलाता है उनका यूनियन। समझे आप, दैट इज कॉल्ड यूनियन। इसका मतलब क्या है कि एक ए के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। बी के अंदर मेरे क्या है 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएंगे, दोनों के सारे एलिमेंट। सारे एलिमेंट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दैट इज कॉल्ड यूनियन, ये है इनका यूनियन। समझ आया। अब आप सोच सकते हो कि 6 यहाँ पे भी, अगर 6 यहाँ पे भी हुआ तो क्या हम 6 को 2 बार लिखेंगे, नो। यूनियन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है तो आप उसे यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखोगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनियन हमारा क्या होता है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सेट ए और सेट बी। यूनियन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए के अंदर भी प्रेजेंट है और सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे यू यू ही है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, डायग्राम की हेल्प से देखें तो वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट जो बी के अंदर प्रेजेंट है तो वो किसके अंदर आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है। उसी के साथ इंटरसेक्शन भी पूछा था। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पार्ट, कि ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है। टेकिंग एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहली बात तो इंटरसेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है, यूनियन का यू होता है, इंटरसेक्शन का उल्टा यू होता है। क्लियर है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। तो जो इन दोनों में कॉमन पार्ट है वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर क्या है हमारे 1 2 6 और बी के अंदर क्या है हमारे 4 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, 6। तो 6 क्या हुआ, इसका इंटरसेक्शन। और अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन क्या आएगा, यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट, पहले 1 2 6 4 5 7, यही तो यूनियन में आएगा कि ए और बी के सारे एलिमेंट हमने एक जगह करके लिख दिए हैं तो हम उसको बोल रहे हैं यूनियन। और इन दोनों के अगर हम कॉमन पार्ट पे जा रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं इंटरसेक्शन। और हमेशा मैंने आपको बताया कि यूनियन के अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं होता। अगर 6 दोनों में प्रेजेंट है तो यूनियन में एक ही बार लिखोगे, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख दोगे। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट हमारा होता क्या है। अब नेक्स्ट आपका सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए माइनस बी हम कर रहे हैं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो है बट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो आता है हमारा सेट ए माइनस बी के अंदर। ठीक है। प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू और आपको क्लियरिटी होगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारे पास अ, एक सेट है ए जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है, एक सेट ए है जिसके अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है। और बी क्या है
5 6 7। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर तो प्रेजेंट है बट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो ए के अंदर है। तो कौन कौन से प्रेजेंट नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 नहीं है, 5 तो है। तो मतलब ए माइनस बी हमारा ये हुआ। समझ आया, ए माइनस बी का मतलब सिंपल है, जो एलिमेंट ए के अंदर तो प्रेजेंट है बट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो आएंगे ए माइनस बी के अंदर। अगर मैं बी माइनस ए की बात करूं, बी माइनस टी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो बी के अंदर तो प्रेजेंट है बट ए के अंदर नहीं है। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो बी माइनस ए के अंदर आएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 6 और 7, दो ऐसे एलिमेंट है जो बी में तो प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया बी माइनस ए। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चली कि ए माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के। ये चीज आपको समझ आई कि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि हमने निकाल भी लिया है और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल बी। बीच में ऐसा ट्राइंगल बना हुआ होता है, ए डेल बी, इसको हम डेल बोलते हैं, ट्राइंगल से बना होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए का अगर आप यूनियन कर दोगे तो वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए तो हमने निकाला है। अगर हम इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे कि ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस निकालेंगे, तो वो क्या कहता है कि ए माइनस बी में जो आया है उसका यूनियन कर दो, यूनियन ही तो बोला है, बी माइनस ए के साथ। ठीक है, कर देंगे। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए माइनस बी के अंदर 1 2 3 4। यूनियन करेंगे बी माइनस ए, 6 और 7। तो यूनियन के अंदर क्या आ जाएंगे, दोनों के सारे एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट आप लिख दो, 1 2 3 4 6 7। तो ये क्या होगा, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ये है, ए माइनस बी ये होता है और बी माइनस ए हमारा ये है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो सारे प्रॉपर्टीज ऑपरेशन से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनकी क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हमारी सेट की कुछ जनरल आइडेंटिटीज आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है आइडम लॉ। आइडम लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई एक सेट ए है, उसका यूनियन उसके खुद के साथ करेंगे तो हमें सेट ए मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आइडेंटिटीज है ये ऑलरेडी, यानी लॉ है। लॉ का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रूफ है, बट अगर आप प्रूफ करना भी चाहते हो तो कर भी सकते हो। जैसे मैं आपको करके एक दिखा देती हूँ कि आइडेम लॉ क्या कहता है कि ए कोई सेट ए का यूनियन अगर हम ए के साथ करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, यही तो कहता है। तो कोई नहीं, ए कोई सेट के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, और ए का यूनियन ए के साथ कर देते हैं। तो ए क्या है, 1 2 3, यूनियन कर दो। यूनियन कर दो किसके साथ, खुद के साथ, 1 2 3। तो यूनियन के अंदर क्या है, दोनों के सारे एलिमेंट, दोनों के सारे एलिमेंट यानी 1 2 3। लो आ गया। तो अगर हमने ए यूनियन ए करा तो हमारे पास क्या आ गया, ए ही आ गया। ऐसे ही अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। ये लॉ है, ये ऑलरेडी प्रूफ है, बट मैं आपको फिर भी करके दिखा रही हूँ। क्लियर है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ वगैरह में, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा कम्यूनिटेटिव लॉ। वो क्या कहता है कि ए यूनियन बी आपने किया तो वो इक्वल होगा बी यूनियन ए की। ठीक है, ऐसा कहता नहीं है, वो ऐसा होता ही है। तो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ कि ए सेट के अंदर 1 2 3 है, और हमने क्या ले लिया है, बी सेट के अंदर ले लिया है 4 5। ठीक है। तो पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो ए के एलिमेंट है, पहले वो लिख लिया, फिर यूनियन का साइन, फिर बी के एलिमेंट। और ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा, दोनों के सारे एलिमेंट। तो पहले 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब उल्टा निकालते हैं, बी यूनियन ए निकालेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बी क्या है हमारा, 4 5, यूनियन निकालेंगे ए के साथ, 1 2 3। तो अगर आप यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 5 1 2 3। क्या इनमें कुछ डिफरेंस है, क्या आप देखो कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कुछ डिफरेंस है, नहीं। सबसे पहला तो आपको सेट की डेफिनेशन में ही मैंने बता दिया था कि अनऑर्डर्ड है, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। 1 2 3 4 5 और 5 4 5 1 2 3 ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ऐसी अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो वो भी क्या होगा,
कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। क्लियर है? तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप ब्रैकेट चेंज कर दो, पहले दो पे ब्रैकेट लगाओ और फिर लास्ट दो पे ब्रैकेट लगाओ, तो तब भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो ये क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो वो इक्वल आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए यूनियन, जैसे टेकिंग एन एग्जांपल कि क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पहले ए को बी के साथ लिख दो, फिर ए को सी के साथ लिख दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर, यही तो आएगा। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ये। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या, डी मॉर्गन्स लॉ की एक सिंपल बात है कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, कि अगर ए प्लस बी है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो ब्रेक द लाइन, जो लाइन है उसको ब्रेक कर दो, ए के ऊपर आधी कर दो, बी के ऊपर आधी कर दो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। प्लस है तो आप क्या कर दो, माइनस कर दो। दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये मैंने मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा यही कहता है कि अगर ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट को पहले तो पूरे पे कॉम्प्लीमेंट था, अब ए पे भी आ गया बी पे भी आ गया, अलग अलग। यूनियन था तो इंटरसेक्शन कर दिया, इंटरसेक्शन होगा तो आप यूनियन कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सेट का फाई सेट के साथ यूनियन करो, तो क्या आता है, ये एलिमेंट आता है, खुद ए ही आएगा। फाई क्या होता है, फाई क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप किसी का यूनियन कुछ भी के साथ करोगे तो वो वही तो आएगा। ठीक है, अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा। क्यों, आप समझ पा रहे हो कि क्या है, कि एक सेट ए है जिसके अंदर 1 3 5 एलिमेंट है, और आप इसका किस इंटरसेक्शन कर रहे हो फाइव के साथ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या आएगा, फाइव तो आएगा। ठीक है, वो यही कह रहा है। और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो यहाँ यूनियन में यूनिवर्सल सेट आएगा और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको फाइव मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फाइव मिलेगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें ऑलरेडी प्रूफ और मैंने आपको करके भी दिखाई है। ठीक है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खुद सेट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ में जो एलिमेंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए दो बार है ना, तो वही आपका आएगा, यानी बी क्या है हमारा, एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, ये लोग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आई होप आपको क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मल्टी सेट। अभी हमने सेट पढ़ा, तो सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी थी। सेट क्या कहता है कि जो भी मेरे सारे एलिमेंट आएंगे वो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। क्या होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसा सेट आ जाता है जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउ हो जाए, तो सेट को हम बोलते हैं मल्टी सेट। इसका मतलब क्या है, कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर 1 2 3 1 1 ये है, तो ये सेट है नहीं, तो इस सेट को फिर हम क्या बोलेंगे, कैसे बोल देंगे कि सेट नहीं है, तो कुछ तो होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी सेट। एक कैटेगरी आती है मल्टी सेट। मल्टी सेट की यही प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो नेसेसरी डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेट। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर ए तो ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेड एलिमेंट है, तो ये सेट तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेट। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेट। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेट का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको, तभी आपको क्लियर होगा कि मल्टीप्लिसिटी क्या कहलाती है, कि कोई भी आपका एक एलिमेंट है, वो सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए, यही ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सी डी ई ई ई। ठीक है, अगर मैं ए की, स्मॉल ए की मल्टीप्लिसिटी निकालूंगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए के अंदर कितनी बार आया है, तो 3 बार आया, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। सी की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। डी की कितनी है, 1। ई की कितनी है, 3, क्योंकि कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 3 टाइम्स। तो यही हमारा कहलाता है मल्टीप्लिसिटी।
ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर इन द मल्टी सेट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। की एक सेट के अंदर कितनी बार, एक मल्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, वही उसी क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मल्टी सेट, की दो सेट को हम कब इक्वल, यानी इक्वालिटी ऑफ मल्टी सेट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये दो सेट को हम कब, दो मल्टी सेट को हम कब इक्वल बोलेंगे, तो दो सेट को हम जब दो मल्टी सेट को हम जब इक्वल बोलेंगे जब हर एलिमेंट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ठीक है, कोई नहीं, समझते हैं एग्जांपल से, कि एक ए है जिसके अंदर ए है, और बी है आपका ए बी ए, क्लियर है। अब इसमें आप दो एलिमेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो सेट ए के अंदर स्मॉल ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 2 3, क्योंकि 3 टाइम रिपीट हुआ है। बी की कितनी है, 1। अब सेट बी के अंदर बात करते हैं, सेट बी के अंदर, सॉरी मल्टी सेट बी के अंदर ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, क्योंकि वो 3 टाइम रिपीट हुआ है। और बी की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 क्योंकि वो 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो हम इन दोनों मल्टी सेट को क्या बोल सकते हैं, ये कैसे हैं हमारे इक्वल मल्टी सेट। क्यों, क्योंकि जो हर एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, हमारी इक्वल है। एज सिंपल एज दैट, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, टू मल्टी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ द सेट आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिसिटी अगर हर एलिमेंट की, ऐसा नहीं एक, हर एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, तो हम उन दोनों मल्टी सेट को क्या बोलेंगे कि वो कैसे इक्वल है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मल्टी सेट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हेल्प से आप क्या बताते हो, सेट के बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो आप डायग्राम के थ्रू बता पाते हो। ठीक है, वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट एंड देयर ऑपरेशंस। क्लियर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, जैसे कि हमारा कोई सेट है ए, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से, कि ये ए है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि आपको इक्वेशन दे दी जाती है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करो। तो हम इसको प्रॉपर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम पूरे वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी देन इंटर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे भी यूनियन होगा ना, हाँ ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, तो हमारी एलएचएस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट करो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3, यानी ए है बी है और सी है। ठीक है, यही तो है हमारे पास एलिमेंट। तो सबसे पहले हम ए को बना लेते हैं। ठीक है, एक हमने बॉक्स लिया। ठीक है, एक हमने क्या लिया, बॉक्स लिया, जिसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वेन डायग्राम के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो हर बॉक्स में होंगे। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3। हमारे पास ए हो गया, एक बी हो गया, एक हमारा सी हो गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सी। तो हमारा पहला क्या है, ए, हमारा ए आया, तो हमने ए को क्या कर दिया, सिर्फ पूरा शेड कर दिया है। ठीक है, फिर आया बी यूनियन सी। अब आप नेक्स्ट बॉक्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स बनाओ जिसके अंदर ए बी और सी 3 एलिमेंट है, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। अब नेक्स्ट है ए यूनियन सी। यूनियन में क्या आते हैं, सारे एलिमेंट, कि जो बी के अंदर भी सारे एलिमेंट है, सी के अंदर भी सारे एलिमेंट है, वो ए बी यूनियन सी के अंदर आएंगे। तो बी के सारे एलिमेंट ये रहे, सी के सारे एलिमेंट ये रहे। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन, यानी इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम में क्या कॉमन है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या कॉमन है, आप क्या देख पा रहे हो कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है। ये वाला जो पार्ट है, जो ए का ये वाला पार्ट है, ये क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक बॉक्स बनाओ,
तीन एलिमेंट बनाओ ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है हमारे, ये वाला पार्ट क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारा ये आया। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। ठीक है, अब जैसे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे ना, तो हम चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ। राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे, तो वो हमारी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, ए और बी के इंटरसेक्शन, यानी ए और बी में हमारा क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ये ही तो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी के अंदर क्या कॉमन है। तो आप डायग्राम बनाओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ए और सी में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट, यही तो पार्ट कॉमन है। अब हमें क्या करना है, यूनियन करना है, यानी इन दोनों में जो भी सारे पार्ट हमारा शेडेड पार्ट है उन्हें हमें एक जगह करना है। तो इन दोनों का जो भी शेडेड पार्ट है उन्हें हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आप कंबाइन कर लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये ए, ये बी और सी। तो इन दोनों में सबसे पहले तो एक शेडेड पार्ट ये आ गया और एक शेडेड पार्ट ये आ गया। हमने दोनों के शेडेड पार्ट को कंबाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या कर दिया हमने, जो सेट ए वन है और सेट टू है, इन दोनों को क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व करी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारा सेम आया, यस। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके के प्रूफ के क्वेश्चंस आपके वेन डायग्राम से इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा ना तो इसी टाइप का आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो आपका EQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्या था, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, एक सेट इंटीजर है जिसको ऑपरेशन गिवन है, ये क्या है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन गिवन है। और इसका प्रॉपर बताया है कि अगर आप दो ए और बी, दो एलिमेंट है, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो उनका ऑपरेशन लग के आंसर क्या आता है, A+B+2। तो आपको इनवर्स फाइंड करना था 4 का। इनवर्स क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आती है आइडेंटिटी एलिमेंट की बात, कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई, ये होता है रिलेशन। ठीक, कभी भी इनवर्स फाइंड करने के लिए आए तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। अब सबसे पहले ये जो ई है ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के बेस से बात करते हैं। ए इंटू ई इक्वल टू ए, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैं टू की किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे टू ही मिल जाए। तो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी वही होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो टू की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर में टू ही मिल जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, वन से। तो वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो यही अगर मैं प्लस कर दूं, तो टू में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे आंसर में टू मिल जाए, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होता है, और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर हुआ। अब क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास टू है तो टू की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वन मिल जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1/2 से। तो टू का इनवर्स क्या है, 1/2। सिंपल, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो अब हमसे क्या पूछा है, सिंपल, कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का ही लगाना है कि ए इंटू इक्वल ए होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। और ए और ई की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कहता है कि अगर दो किसी एलिमेंट के आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, A+B+2। तो इसका आंसर क्या आएगा, A+E+2 इक्वल्स टू ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -2। इसका मतलब क्या है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है। तो जस्ट हमें सॉल्व करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ई। ई हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए भी हमें गिवन है, प्रॉपर बताया गया कि आपको किसका इनवर्स निकालना है, 4 का। तो ए की वैल्यू क्या है, 4। इनवर्स हमें फाइंड करना है। और ई क्या है हमारा, ई की वैल्यू क्या है हमारी, -2। अब आपको पता है कि जब भी हम दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, A+B+2। तो ए क्या है यहाँ 4, बी क्या है ए इनवर्स +2 इक्वल टू
-2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स तो है रह जाएगा, -2 +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनवर्स का और आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बस आपको ये सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बस एक चीज याद रखनी थी कि जब भी हम दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां हमें क्या मिलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में आएंगे तो ऐसा नहीं आएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये हमारा सेट का जो पूरा पोर्शन है यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, सेट से हमारा एज पर द तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर सारे टॉपिक्स को कवर किया, और सारे टॉपिक के साथ साथ जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन सेट से पूछे गए थे अब तक, हमने वो भी कवर किए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है रिलेशन। अब सेट हमें समझ आ गया क्या होता है, अब रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, अगर हमें दो सेट के बीच में बताना हो कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो हम वो किसकी हेल्प से बता पाते हैं, रिलेशन की हेल्प से। क्लियर है? तो अब डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन दैट हाउ एग्जैक्टली द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट विद अ एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि सेट ए के एलिमेंट किस तरीके से सेट बी से रिलेट कर रहे हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन की हेल्प से। क्लियर है? अब जो हमारा ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा सेट ए है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, A1 A2 A3, और बी जो है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, B1 और B2। तो रिलेशन की हेल्प से हम ये बता पा रहे हैं कि A1 किस तरीके से B1 से रिलेट कर रहा है, यानी सेट ए के एलिमेंट किस तरीके से सेट बी से रिलेट कर रहे हैं। क्लियर है? और जब भी ऐसे रिलेट करते हैं तो हम इसे रिलेशन में किस तरीके से लिखते हैं, रिलेशन आर इक्वल टू, पहले सेट ए के एलिमेंट A1 किससे रिलेट कर रहा है, B1 से, तो रिलेशन के अंदर क्या आएगा, A1 कॉमा B1। फिर A1 हमारे B2 से भी कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, A1 कॉमा B2। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर लिखते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन सेट ए टू सेट बी क्या होगा, 2 की पावर m इंटू n। आई होप आपको क्लियर होगा। अब है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन, कि हमारे जो रिलेशन है वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन क्या होता है, डायगोनल रिलेशन के अंदर वो सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो खुद के साथ रिलेट करते हैं। खुद के साथ रिलेट करने का मतलब क्या है, जैसे कि 1 1, तो 1 1 क्या है, खुद के साथ रिलेट कर रहा है। 2 2 खुद के साथ रिलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। आपने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, जब हम मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट लिखते हैं तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो इन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। यही तो मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसी तरीके से डायगोनल रिलेशन के अंदर वो सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो खुद के साथ रिलेट करते हैं, लाइक जैसे x, क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ओनली इफ ए रिलेट टू ए विद रिस्पेक्ट टू ए बिलोंग टू ए। इसका मतलब कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, कि एक हमारा सेट ए है जिसके अंदर क्या है, 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव जब बोलेंगे जब जो सेट के सारे एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट करेंगे रिलेशन के अंदर, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर मैं ये R1 हो गया, अगर मैं R2 बोलूँ, लाइक 1 1 2 2 1 4 1 2 और 2 3, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 प्रेजेंट नहीं है। और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, कि सेट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर खुद के साथ रिलेट करने चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा होता क्या है। नेक्स्ट आता है आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, कि जैसे इसका अपोजिट है, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव है। तो अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव ओनली इफ ए डज नॉट रिलेट टू। इसके अंदर क्या है, कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि हमारे ये रिलेशन है, तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है, नहीं, नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी, 3 3 भी। और जबकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, कि कोई भी डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, 1 2 और 2 3
और 3 1, क्या ये रिलेशन हमारा क्या है, इररिफ्लेक्सिव है? यस इररिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इररिफ्लेक्सिव। क्लियर है? डायगोनल खुद के साथ रिलेट करना। रिफ्लेक्सिव की क्या है कि सेट ए के ऊपर, जो हमारा सेट ए है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि सेट ए है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है रिलेशन के अंदर वो खुद के साथ रिलेट नहीं करने चाहिए, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि a relation R on set A is symmetric relation only if, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सेट है 1 2 3, और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है कि 1 2, देन 2 1, एंड देन 2 2 और 3 3। तो आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर एक्स वाई प्रेजेंट है आपका रिलेशन के अंदर तो वाई एक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही मैं बोलूँगा कि ये रिलेशन कैसा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है यस, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 2 से कोई दिक्कत नहीं, 3 3 से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो डायगोनल एलिमेंट है तो एक्स वाई वाई एक्स दोनों इक्वली होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं। क्या ये, सॉरी, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है? यस है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 में हमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं, क्योंकि 1 2 है बट 2 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 3 है बट 3 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन की सिंपल कंडीशन है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे उस रिलेशन को, वो रिलेशन कैसा है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक का ही अपोजिट समझ लो आप, वो होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए है उसके ऊपर आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है, तो अगर एक्स वाई रिलेट कर रहा है, एक्स रिलेट कर रहा है वाई से और वाई रिलेट कर रहा है एक्स से, तो एक्स इक्वल वाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर 1 2 और 2 1 प्रेजेंट है तो एक्स हमारा 1 और 2 इक्वल होने चाहिए, ये कहता है, समझ रहे हो? अगर एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई एक्स भी प्रेजेंट है तो ही हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स वाई प्रेजेंट है वाई एक्स प्रेजेंट है नहीं, तो हमें ये कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक जब भी करेंगे जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी हम एक्स इक्वल टू वाई चेक करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक रिलेशन आर है, जो कि क्या, इसके अंदर रिलेशन है 1 1 2 2, 1 2 एंड 3 1। क्लियर है? अब हमें क्या चेक करना है, 1 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 2, तो 2 1 है नहीं है, तो कंपैरिजन हम करेंगे ही नहीं। हमें क्या है, यहाँ एंड है, इसका मतलब ये है, और जब ये है तो ही ये होगा, तो नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। 3 1 के 1 3 है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ आया आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कंडीशन है, कि एक्स वाई और वाई एक जब दोनों प्रेजेंट होंगे तभी हम चेक करेंगे एक्स इक्वल टू वाई, अदरवाइज हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है? तो आई होप एंटीसिमेट्रिक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि एक्स वाई प्रेजेंट है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 2 प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर तो 2 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? रिलेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल कि हमारा यही ले लेते हैं, क्या ये रिलेशन हमारा एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक क्या कहता है, एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, नहीं है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एसिमेट्रिक है। हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जो 1 2 3 1 और हमारा 2 3। ठीक है? ये हमारा रिलेशन है कि 1 2 2 1 है, नो तो कोई दिक्कत नहीं। 3 1 है, क्या 1 3 प्रेजेंट है? नहीं। 2 3 है, क्या 3 2 प्रेजेंट है? नहीं। तो ये रिलेशन हमारा कैसा है, ये रिलेशन है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या कहता है, एक्स वाई वाई एक्स होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में कि एक्स वाई है और वाई एक्स भी है तो एक्स इक्वल वाई होना चाहिए। और एसिमेट्रिक में क्या कहता है कि एक्स वाई से रिलेट कर रहा है तो वाई एक्स से रिलेट नहीं करना चाहिए। सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा। ये तीन थोड़े सेम सेम रहते हैं तो काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है और वाई जेड से रिलेट कर रहा है तो एक्स जेड से रिलेट करेगा। ठीक है? एक्स रिलेट टू जेड। समझ आया? टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर 1 2 से कर रहा है और 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 1 किससे रिलेट करेगा, 1 3 से रिलेट करेगा। ठीक है?
आई होप आपको क्लियर होगा ना कैसे है कि कोई हमारा एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। तो इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है, तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जस्ट ये है हमारे पास। तो हमें क्या चेक करना है, 1 2 2 1 भी है, 2 1 भी है, यस। तो 1 1 होना चाहिए, यस 1 1 है। इसका मतलब क्या है, 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन है, यस। कौन सा है, 2 1। तो इन दोनों को हटाओ, 1 1 होना चाहिए, यस 1 1 है। अब जैसे ये है हमारा 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला लास्ट में देखेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन है, यस ये रहा। तो 1 2 होना चाहिए, ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ट्रांजिटिव हमारा यही कहता है। ठीक है, अगर एक्स वाई से कर रहा है और वाई जेड से कर रहा है तो एक्स किससे रिलेट करेगा, जेड से रिलेट करेगा। अब इनवर्स क्या होता है किसी भी रिलेशन का, इनवर्स क्या है, अगर ए बी है, ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन आर में, तो मैं पूछूं आर इनवर्स बताओ, तो आर इनवर्स क्या होगा, जस्ट आप उल्टा कर दो, बी कॉमा ए उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, द वही इसके अंदर लिखा हुआ, लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इनवर्स क्या बताएगा कि सेट बी से सेट ए हमारा है, सेट ए से सेट बी रिलेशन है। इनवर्स क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा, सेट बी टू सेट ए होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे रिलेशन के जो आपको क्लियर होने चाहिए। इसी में हमारा एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, कि किसी भी रिलेशन को हम कब इक्वल बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, अगर कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारा क्या आएगा, रिलेशन से प्रूफ करने के वाले क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आप इसको प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, या चेक करने के लिए बोलेगा कि आपको चेक करके बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगी। एग्जांपल हमने ले रखा है कि ए हमारा सेट है जिसके अंदर हमारे 1 2 और 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। आर क्या है, ए 1 1, जो इसके अंदर रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 1 1 भी होने चाहिए, 2 2 भी होने चाहिए, 3 3 भी होने चाहिए। तो चेक करो, रिलेशन के अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, यस है। 3 3 2 2 1 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब आए ट्रांजिटिव की बारी, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड होना चाहिए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चेक करेंगे 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला हमारा कौन सा है, ये। ठीक है, देखो यहाँ चेक कर लेते हैं, पहले 1 1 को चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ से 1 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है, यस है। तो 1 2 है, तो हमारा 1 2 होना चाहिए, क्या 1 2 है, यस है। ठीक है, और 1 से स्टार्ट होने वाला है नहीं। तो अब 2 2 को चेक करेंगे, 2 2, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन है, यस है। कौन सा है, 2 1। तो हमारे पास 2 1 प्रेजेंट होना चाहिए, है, यस है। ठीक है, 3 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास रिलेशन कोई भी है नहीं। अब 1 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन है, यस है। कौन सा है हमारा, 2, यही है 2 1 तो हमारा 1 1 होना चाहिए, 1 1 है रिलेशन के अंदर प्रेजेंट, यस है। ठीक है, अब आप इसको भी चेक कर सकते हो कि 1 2 और 2 2, ये भी तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो 1 2 होने चाहिए, 1 2 है, यस है। और इसी तरीके से आप 2 1 को चेक करो, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये 1 1 1, तो 2 1 होना चाहिए, प्रेजेंट है, यस। अब 2 1 को फिर आप चेक करो, 1 से स्टार्ट होने वाले की ये भी, तो इसके साथ भी चेक करो 1 2, तो 2 2 होना चाहिए, क्या वो प्रेजेंट है, यस। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन का क्या बोलेंगे, ये कैसे रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसी तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बस चेक करना है या आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये रिलेशन कैसा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, कि हमारे पास दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन कर दिया है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कैसे, कि एक रिलेशन है आर जो ए से बी डिफाइन है, एक दूसरा रिलेशन है R2 जो बी से सी डिफाइन है। तो अगर हम इनका कंपोजिशन करेंगे तो कैसे करेंगे,
R1 O R2, ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ। ठीक है, अब हमने ये जो एरो है ये कैसे करें, मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने किस तरीके से किए हैं। तो A1 हमारा किससे रिलेट कर रहा है, A1 हमारा रिलेट कर रहा है किससे, B2 से, और B2 किससे रिलेट कर रहा है, C1 से। तो A1 किससे रिलेट करेगा, C1 से, तो हमने A1 को किससे मैप कर दिया, C1 से। इसी तरीके से हमने सारे एलिमेंट को देखा और उनकी मैपिंग कर दी। तो ये क्या है, R1 O R2। मैंने आपको एक करके दिखाया ना, चलो एक और करके दिखा देती हूँ। तो A2 किससे रिलेट कर रहा है, A2 रिलेट कर रहा है B1 से। किससे रिलेट कर रहा है, B1 से। और B1 किससे रिलेट कर रहा है, C3 से। तो इसका मतलब A2 किससे रिलेट करेगा, C3 से। तो A2 को आप किससे मैप कर दो, A2 को आप किससे मैप कर दो, C3 से। A2 को किससे मैप कर दो, C3 से, तो C3 से मैप कर दो। ठीक है, C3 था क्या, हाँ C3 से, C3 नहीं वो C4 था। A2 हमने C3 लिख दिया ना, वो C4 था। ठीक है, तो वो C4 था, तो A2 को किससे मैप कर दो आप, C4 से। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं रिलेशंस का। ठीक है, अगर डेफिनेशंस की बात करें तो इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है कि एक्स और वाई एंड जेड हमारे पास 3 सेट है। अगर आप उनका कंपोजिशन निकालते हो तो कंपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों सेट को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, SOR ये निकालने के लिए भी आ जाता है। अभी हमें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे जो कि आपके PYQ से पूछा गया था। क्लियर है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, बाकी आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अभी तो हमने पढ़ा इक्वलेंस रिलेशन, एक आता है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सेम है, बट सिमेट्रिक की जगह क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, वो रिलेशन कैसा हमारा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये रिलेशन है, तो आप इसको चेक करो कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का क्या है, 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होने चाहिए, तो क्या है, यस 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। एंटीसिमेट्रिक क्या है कि एक्स वाई है और वाई एक्स है, तो ही एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो एक्स वाई और वाई एक्स है, क्या 1 3 3 1 है, नहीं। 2 3 है, 3 2 है, नहीं, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांजिटिव की आप चेक करो, 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये, तो 1 3 होना चाहिए, यस है। 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये, तो 2 3 होने चाहिए, यस है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। इतना तो आपको आई होप क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ये कैसा हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक इसमें टॉपिक आता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि किसी भी रिलेशन को हम किस तरीके से पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके हमारे बहुत सारे वे होते हैं। तो सबसे पहले आपका टेबुलर फॉर्म। तो सिंपल आपके पास ये रिलेशन गिवन होता है, अगर हम टेबुलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करें, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें, तो हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके की। यहाँ हम लिखते हैं सेट के एलिमेंट। सेट के एलिमेंट कितने, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे भी लिखोगे, इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखोगे। देन यहाँ क्या होगा, 1 1, यहाँ क्या मैपिंग जो आएगी, यहाँ क्या आएगी, 1 1। क्या 1 1 प्रेजेंट है आपके रिलेशन में, यस, तो आप लिख दोगे 1 1। देन 1 2 प्रेजेंट है, यस, तो आप 1 2 लिख दोगे। 1 3 प्रेजेंट है, नहीं, तो आप उसमें क्या लगा दोगे, ऐसे डैश लगा दो कि भाई ये प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करते हो। ये तो सिंपल है, टेबल टेबल फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है आपका मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में हम मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं सेट के एलिमेंट 1 2 3, देन 1 2 3। यहाँ आता है 1 1 प्रेजेंट है, यस, प्रेजेंट है तो 1 1 2 प्रेजेंट है, यस। 1 3 प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, 0। इसका मतलब जो प्रेजेंट होता है उसकी जगह, उसके प्लेस पे लिखते हैं 1, और जो एब्सेंट होता है उसके प्लेस पे क्या लिखते हैं, हम 0। इसी तरीके से हम ये मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। एरो डायग्राम थर्ड आता है आपका, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू हम क्या बताते हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। जैसे कि हमारा रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट है 1 1, तो हम क्या करेंगे, 1 से 1 की तरफ एक एरो
और लाइक जो हमारा डायरेक्टेड एरो है वो दिखा देंगे कि इसका मतलब क्या है, वन वन से रिलेट कर रहा है रिलेशन के अंदर। वन किससे कर रहा है, फिर वन टू से रिलेट कर रहा है, तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। फिर टू वन से कर रहा है इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। क्लियर है। और लास्ट आता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि डायरेक्टेड ग्राफ मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका रिलेशन है, तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं कि वन, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तीन, वन टू थ्री, तीनों नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिए। फिर रिलेशन पे जाओ, रिलेशन में पहला कौन सा, वन वन, यानी वन जो एलिमेंट है वो खुद के ही साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब सेल्फ लूप, इससे हम बोलते हैं सेल्फ लूप। इसका मतलब क्या है कि वन खुद के साथ रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है वन टू, वन किसके साथ कर रहा है, टू के साथ, तो एरो बना दिया। टू वन के साथ, तो टू वन के साथ ई हो गया। टू थ्री के साथ, ठीक है, एंड देन थ्री टू के साथ। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा कि डायरेक्टेड ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आया था 82 2024-25 में, जो कि लॉन्ग में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको एक सेट गिवन था और एक रिलेशन गिवन था। सबसे पहले आपको इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना था, उसके बाद आपको बताना था कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और कंपोजिशन पूछा था। थर्ड पार्ट में आपने कंपोजिशन पूछा था, आर आर। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ जल्दी से आप मुझे बताओ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट लिख देंगे। कितने एलिमेंट है, चार। तो वन टू थ्री और फोर। अब आप देखो कौन किससे रिलेट कर रहा है। सबसे पहले वन वन से रिलेट कर रहा है, वन वन से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब सेल्फ लूप। देन टू टू से कर रहा है, टू टू से, ठीक है। देन टू थ्री से, किससे, टू थ्री से, ठीक है। थ्री टू से, देन थ्री टू से, देन फोर टू से, किससे कर रहा है, फोर टू से कर रहा है, ओके। एंड देन फोर फोर से, फोर फोर से। तो ये क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल आपने बना दिया। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। अब नेक्स्ट आता है चेक करने के लिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए आपको रिलेशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि जो भी सारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेशन में खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। इसका मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो कैसा हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो वन वन है, टू टू है, बट थ्री थ्री प्रेजेंट नहीं है। आप देखोगे इस रिलेशन के अंदर थ्री थ्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक क्या कहता है आपका, सिमेट्रिक क्या कहता है कि वन टू है तो टू वन होना चाहिए। वन वन टू टू, टू थ्री है तो थ्री टू है, यस है। फोर टू है क्या, टू टू फोर है, नहीं, टू फोर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिर्फ चेक कर ले, सिमेट्रिक चेक कर ले, तो आप इसमें इस तरीके से लिखोगे कि हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी, कि ट्रांजिटिविटी हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो सिंपली आप सबसे पहले चेक करो कि जो रिलेशन है उसको आप देखो कि थ्री टू, इसमें लिखा हुआ है कि थ्री टू है, टू थ्री है, बट थ्री थ्री प्रेजेंट नहीं है। यस, देखो, चलो मैं आपको चेक करके ही दिखा देती हूँ। वन वन, वन वन से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, टू से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये टू थ्री। ठीक है, तो टू थ्री होना चाहिए, यस है। फिर टू से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे टू थ्री। थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई है, यस है, कौन सा है, थ्री टू। तो क्या होना चाहिए आपका, टू टू होना चाहिए। ठीक है, टू टू है हमारा। अब यहाँ में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, थ्री टू, थ्री टू, टू से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, टू थ्री, तो टू थ्री। ठीक है, तो थ्री थ्री होने चाहिए, क्या थ्री थ्री प्रेजेंट है नहीं, इसका मतलब ये तो यही फेल हो गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। क्लियर है, यहाँ आके हमारा फेल हो गया क्योंकि थ्री टू है, तो टू से स्टार्ट होने वाला टू थ्री है, तो थ्री थ्री होना चाहिए, बट थ्री थ्री इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर आप आगे भी चेक करोगे तो फोर थ्री भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है। अब बात आती है इसके कंपोजिशन की, आर ओ आर, हम किस तरीके से कंपोजिशन करते हैं। ठीक है, कंपोजिशन हमारा जो रिलेशन है सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। रिलेशन क्या है हमारा, जो क्वेश्चन में गिवन है, वन वन टू टू, देन टू थ्री, देन थ्री टू, थ्री टू, फोर टू, एंड देन फोर फोर, फोर टू एंड फोर फोर। ये हमारा रिलेशन आर गिवन है। अब हमें आर स्क्वायर पूछे, यानी आर ओ आर, रिलेशन खुद का ही खुद के साथ कंपोजिशन करना है। तो खुद का खुद के साथ एक बार और लिख दो, आर ओ आर कर रहे हैं हम। ठीक है, वन वन, देन टू टू, देन टू थ्री, थ्री फोर,
देन 4 2, देन 4 4। अब हम किस तरीके से कंपोजिशन करेंगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ROR5, ठीक है। सबसे पहले पहला एलिमेंट लिया 1 1, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यस है। तो 1 1 यहाँ से लिया, 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखा, यस है, कौन सा है, 1 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच का कॉमन है इनको हटा के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को लिख देंगे ROR में, तो क्या आएगा 1 1। और कोई एलिमेंट है 1 से स्टार्ट होने वाला, नहीं, तो सेकंड एलिमेंट पे मूव करिए 2 2, ठीक है। 2 2 ये रहा, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यस, कौन सा है, 2 2। तो कॉमन को हटाया, फर्स्ट और लास्ट लिख दिया, तो क्या आया 2 2। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट है, यस है, 2 2। कौन सा है, 2 3, 2 3 है ना। तो दोनों का कॉमन हटाओ, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को पेयर करके लिख दो, तो क्या है, आ जाएगा आपका 2 3। क्लियर है। और कोई एलिमेंट है 2 से स्टार्ट होने वाला, नहीं। अब 2 3 पे आए, समझ आ रहा है ना कैसे कर रही हूँ मैं, 2 3। अब देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है दूसरे में, यस है, कौन सा है, 3 4। तो कॉमन एलिमेंट हटाओ, फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करो और लिख दो, तो क्या आएगा 2 4। और कोई 3 से स्टार्ट होने वाला, नहीं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 3 4। अब 3 4 को चेक करो, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यस, क्या है, 4 2। तो दोनों को कॉमन को हटाओ, फर्स्ट और लास्ट को पेयरिंग करके लिख दो, तो क्या आएगा आपका 3 2। क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई और भी है, यस ये है। तो 3 4 को कंपेयर करेंगे फिर 4 4 के साथ, तो कॉमन हटाओ और फर्स्ट और लास्ट लिख दो, फर्स्ट और लास्ट लिख दो 3 4, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 2 को चेक करो। अभी तो मैंने 3 4 को चेक किया, अब आप 4 2 को चेक करो। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यस है, कौन सा है, 2 2। तो 4 2 होना चाहिए, तो आप 4 2 को ऐड कर दो, 4 2 को ऐड कर दो, ठीक है। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, यस है, क्या है, 2 3। तो कॉमन हटाओ, फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करके लिख दो, 4 3, ठीक है। और फिर और तो कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये रहा, 4 2। 4 4 को कंपेयर करेंगे, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, 4 2। तो क्या आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। 4 4 को फिर कंपैरिजन करोगे आप 4 4 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन हटाओ, फर्स्ट और लास्ट को लिख दो, तो ये क्या आ गया, 4 4। तो दैट इज कॉल्ड ROR। अब आप चेक करोगे तो ROR में हमारे यही सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो मैंने दिखाए हैं। तो ये ROR आ गया, भी ROS भी आ सकता है, SOR भी आ सकता है। तो हमेशा आपको इसी तरीके से कंपैरिजन करना है, जो बीच के कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लिखना, फर्स्ट और लास्ट की पेयरिंग करके ROR या SOR या ROS के अंदर लिख देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन का क्वेश्चन, ये अभी तो आपका एक सब पार्ट में आ गया है। ये स्पेसिफिकली 3 4 कंपोजिशन वो पूछ सकता है, साथ जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा। किस तरीके से पूछ सकता है कि वो एक पार्ट दे देगा SOR बताओ, एक पार्ट दे देगा ROS बताओ, एक में पूछ लेगा कि ROR बताओ। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका सेक्शन बी है, सेक्शन सी में आएगा। और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। SOR पूछे, ROS पूछे, ROR पूछे, कुछ भी पूछे, या RORR भी पूछे, तो फिर आप क्या करोगे, पहले ROR निकालो, फिर उसका R के साथ फिर कंपोजिशन कर दो। तो कंपोजिशन करना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EKT 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, इन अ सिटी 1000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए एंड 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर बी, 10% सी एंड 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, 3% बी एंड सी एंड 4% ए एंड सी एंड 2% फैमिलीज बाय ऑल द थ्री न्यूज़पेपर। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, बी ओनली एंड नन ऑफ ए बी सी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिटी के अंदर 1000 फैमिलीज हैं, उनमें से 40% फैमिलीज न्यूज़पेपर ए को खरीदती हैं, 20% न्यूज़पेपर बी को खरीदती हैं और 10% फैमिलीज न्यूज़पेपर सी को खरीदती हैं। और 5% फैमिलीज ऐसी हैं जो ए और बी दोनों न्यूज़पेपर को खरीदती हैं, 3% ऐसी हैं जो बी और सी दोनों को खरीदते हैं, और 4% ऐसी हैं जो ए और सी को खरीदती हैं, और 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो ए बी और सी तीनों न्यूज़पेपर को खरीदती हैं। तो आपको बताना था कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर को खरीदती हैं, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी न्यूज़पेपर को खरीदती हैं, और थर्ड में आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो ए बी और सी तीनों न्यूज़पेपर को खरीदते नहीं, इसका मतलब वो न्यूज़पेपर को खरीदते ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये था अब हमें इस क्वेश्चन से ये तो पता चल गया कि हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज एक सिटी के अंदर कितनी 1000 फैमिलीज है। अब हम क्या करेंगे कि हमें फैमिलीज का जो
बाइंग रेशियो है वो हमें परसेंटेज में गिवन है, तो हमें उन्हें परसेंटेज से कन्वर्ट करके एक न्यूमेरिक वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो ए न्यूज़पेपर है वो कितने फैमिलीज बाय करती है, 40% फैमिलीज। तो 40% कितना होगा, 1000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो वो कितना होगा, 400। इसी तरीके से जो बी न्यूज़पेपर है वो कितने परसेंट फैमिलीज बाय करते हैं, 20%। तो आप 1000 का 20% निकालोगे तो वो कितना आएगा, 200। इसी तरीके से हमने सारे परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक न्यूमेरिक वैल्यू में हमें कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें निकालना है कि ए ओनली, ठीक है, कि ए ओनली, बी ओनली, ऐसी फैमिलीज को ही तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रिपल ओवरलैप है उन्हें निकाल लेते हैं। इसका मतलब हम पहले फाइंड कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ वो फैमिली जो ए और बी न्यूज़पेपर को खरीदती हैं। ए और बी न्यूज़पेपर खरीदने में हमारी ऐसा नहीं है कि इसमें यही इंक्लूड है, ए और बी ही इंक्लूड है, ए और बी ही न्यूज़पेपर इंक्लूड है, नहीं। ए और बी खरीदते हैं लेकिन सी नहीं खरीदता, हमें वो निकालना है। तो इसमें से हमें क्या है, जो नम सी न्यूज़पेपर है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। समझ गए ना आपके हमने क्या करा है, कि ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी में कहीं ना कहीं हमारी वो फैमिलीज भी इंक्लूड है जो न्यूज़पेपर सी को खरीदती है, बट हमें क्या कराना है, सिर्फ और सिर्फ उनको फाइंड आउट करना है जो ए और बी को खरीदते हैं। तो रिमूव ट्रिपलेट को रिमूव करेंगे डबलेट में से। क्लियर है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें ये स्टेप आपका परफॉर्म ही होता है। आप ट्रिपलेट ओवरलैप में से माइनस करते हो डबल ओवरलैप को। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 माइनस 20। 50 क्या है, वो फैमिलीज जो ए और बी को खरीदती है, और 20 ऐसी फैमिलीज है जो ए बी और सी तीनों को खरीदती हैं। तो हमें निकालना है सिर्फ वो फैमिलीज जो ए और बी को खरीदती हैं। तो हमने माइनस कर दो, 30 फैमिली ऐसी हैं जो ए और बी दोनों न्यूज़पेपर को खरीदते हैं, क्योंकि इसमें हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी तो ए और बी न्यूज़पेपर है। क्लियर है। इसी तरीके से हमने बी इंटरसेक्शन निकाला, इसी तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाल दिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने बोला है कि आप उन फैमिलीज को बताओ सिर्फ और सिर्फ जो ए न्यूज़पेपर को खरीदती हैं। क्लियर है। तो हमने क्या करा, हमें पता है टोटल ए कितने, यानी टोटल नंबर ऑफ जो ए न्यूज़पेपर कितने नंबर ऑफ फैमिलीज उसको बाय करते हैं, 400। जो क्योंकि हमने पहले निकाला था कि ए न्यूज़पेपर को कितने फैमिलीज बाय करती है, 400। तो 400 हमने 400 में से माइनस कर दिया जहां जहां हमारा ए आ रहा है। ठीक है। समझ रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी में भी ए आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में भी ए आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी ए आ रहा है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो बाकी जो है हमें सबको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 400 में से माइनस कर दिया 30 माइनस 20 माइनस 20, तो 330 फैमिली ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर ए को खरीदती हैं। सब ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाला था अभी यहाँ 30, तो मैंने यहाँ से रख दिया 10 20। ठीक है, मैंने यहाँ से इनकी वैल्यूज रख दी। समझ आया आपको हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया। टोटल ए में से हमने वो सारी फैमिलीज माइनस कर दी जहां हमारा ए प्रेजेंट था, तो हमें पता चल गया कि कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर ए को खरीदती हैं। इसी तरीके से हमने बी को फाइंड आउट करा, इसी तरीके से हमने सी को फाइंड आउट करा। बी के लिए भी हमने करा कि टोटल बी जितने नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज हैं जो बी न्यूज़पेपर को खरीदते हैं उसमें से हमने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। जहाँ जहाँ बी प्रेजेंट है वो टोटल को माइनस कर दे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज पता चलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर बी को परचेज करती हैं। क्लियर है। इसी तरीके से हमने 50, इसी तरीके से हमने सी न्यूज़पेपर का निकाल लिया। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में पूछा था कि मुझे ऐसी फैमिलीज बताओ जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदती। तो जस्ट हम इसका रिवर्स सोचते हैं, तो हम पहले वो फैमिलीज निकाल लेते हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो खरीदती है। ठीक है, कम से कम एक न्यूज़पेपर जो फैमिलीज खरीदते हैं उन सारी फैमिलीज को हम निकाल लेते हैं, फिर उन्हें कंबाइन कर लेते हैं। और जो टोटल फैमिलीज उनमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैमिली बचेंगी वो ऐसी फैमिली होंगी जो न्यूज़पेपर को बाय करती ही नहीं। क्लियर है। तो फैमिलीज बाय एटलीस्ट हम ये फाइंड आउट करें कि एटलीस्ट कम से कम हर फैमिली, वो कौन कौन सी फैमिली है जो एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर तो खरीदे, चाहे वो ए न्यूज़पेपर हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो हमारा सी न्यूज़पेपर हो। तो ए न्यूज़पेपर इतनी फैमिलीज खरीदते हैं, बी इतनी खरीदते हैं, सी इतनी खरीदती हैं, ए इंटरसेक्शन बी इतनी, बी इंटरसेक्शन सी 10, ए इंटरसेक्शन सी 20, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 20। तो आप जब इन सबको प्लस करोगे तो 600 फैमिलीज ऐसी हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो खरीदती ही हैं।
टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज टाउन में कितनी है? 1000। अब 1000 टोटल है, टोटल में से हमने उन फैमिलीज को माइनस कर दिया जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो खरीदती हैं। तो 400 फैमिलीज कौन सी हुई? 400 फैमिलीज वो हुई जो एक भी न्यूज़पेपर को नहीं खरीदती। थर्ड पार्ट में आपसे यही पूछा था तो आपको यही बताना था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना था। अब बढ़ते हैं अपने इस यूनिट के थर्ड पार्ट पे, जो कि है आपका फंक्शन। सेट पढ़ लिया हमने, रिलेशन पढ़ लिया, अब आती है फंक्शन की बारी। आप फंक्शन रिलेशन के बाद ही पढ़ सकते हैं। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आप जब भी डिफाइन करते हो तो वो हमेशा रिलेशन के ऊपर ही डिफाइन कर होता है। और जो फंक्शन होता है वो हमेशा रिलेशन तो होगा ही होगा। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। क्लियर है? अब किसी भी रिलेशन को हम कब फंक्शन बोलेंगे, उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। वो देख लेते हैं वो कंडीशन हमारी क्या होती है। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक रिलेशन है जिसमें सेट ए और सेट बी है, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? तब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेट बी के एक एलिमेंट से मैप होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? कि सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो सेट बी के एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हम इसे डिनोट करते हैं एफ ए टेंस टू बी। और जो ए होता है, जो ये ए होता है इसको बोलते हैं डोमेन। और जो बी होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्लियर है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? कि जो ये सेट ए के जो एलिमेंट हैं ये कम से कम एक एट वन एग्जैक्टली एट लीस्ट और एट मोस्ट नहीं, इसमें क्या एग्जैक्टली एक एलिमेंट से मैप होने चाहिए। एक से ज्यादा एलिमेंट से भी मैप नहीं होने चाहिए, एक से कम भी नहीं चलेगा, एग्जैक्टली एक एलिमेंट से मैप होने चाहिए। क्लियर है? अब इसको हम देख लेते हैं कि पहला एग्जांपल जो है हमारे, ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब हम बना लेते हैं। यहाँ हमारे ए में कितने एलिमेंट है? ए में है हमारे 3। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, और बी में कितने हैं? 1 2 3 4। अब इनकी मैपिंग देख लेते हैं। ए को इनसे मैप किया हुआ है, इसको इससे मैप किया हुआ है, इससे इसको, इसको इससे। अब ए को चेक करो, क्या जो ए एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट से मैप है? यस। ठीक है, क्या बी जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट से मैप है? नो। वो एक एलिमेंट से नहीं, वो दो एलिमेंट से मैप है। 1 से भी मैप है और 3 से भी मैप है। जबकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? कि एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से आप मैप कर सकते हो, दो एलिमेंट से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन फेल हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाला डायग्राम, नेक्स्ट वाले से समझते हैं, क्या ये हमारा फंक्शन है? जस्ट ए बी और सी। और ये हमारा क्या है यहाँ? 1 2 3, 1 2 3। 1 किससे मैप है? इससे, बी से और सी से। अब आपको जस्ट चेक करना है, क्या ए जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट से मैप है सेट बी के? यस। क्या बी जो एलिमेंट है वो सेट बी के एक एलिमेंट से मैप है? यस। क्या सी जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट से मैप है? यस। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन सिंपल आपको क्या रखना है कि एवरी एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज। हर एलिमेंट की एक इमेज होनी ही चाहिए। दो इमेज भी नहीं चल सकती, जीरो इमेज भी नहीं चल सकती। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो फंक्शन फंक्शन हम बोलते रहते हैं, कि ये फंक्शन हमारा होता क्या है। क्योंकि काफी बार बस समझा देते हैं कि फंक्शन ये होता है, बट एग्जैक्टली फंक्शन की डेफिनेशन यही है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब फंक्शन के अंदर एक टॉपिक आता है रेंज। अब ये रेंज क्या होती है? जो हमने अभी सेट बी के रेंज हम डिफाइन करते हैं सेट बी के एलिमेंट्स पर। जो सेट बी के एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट बी के सेट ए के एलिमेंट से मैप हो रहे हैं वो हमारी रेंज के अंदर आते हैं। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो सेट बी के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए के एलिमेंट से मैप कर रहे हैं? 1 मैप कर रहा है, यस, तो 1 रेंज के अंदर आ गया। 2 मैप कर रहा है, यस। 3 मैप कर रहा है, यस। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? 1 2 3। ठीक है, और अगर टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मैं ये ले लेती हूँ लाइक ए बी सी, और इसके अंदर ले लिया मैंने 1 2 3 4, ये से मैप है, ये से मैप है, ये से मैप है। तो आप इसकी मुझे रेंज बता सकते हो, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 1 2 4। यही तो होगी। 3 क्यों नहीं आएगा रेंज के अंदर? क्योंकि 3 हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट
ए के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं है तो वो रेंज के अंदर नहीं आएगा। रेंज की डेफिनेशन ही यही कहती है कि रेंज के अंदर वो एलिमेंट आएंगे सेट बी के जो सेट ए के एलिमेंट से मैप करते हो। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो रेंज क्लियर है तो रेंज की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। रेंज के अंदर यही लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन कोडोमेन which are mapped by at least one element of domain is called the range of a function। क्लियर है? रेंज ऑफ अ फंक्शन ये है कि को डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट मैप करना चाहिए डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से, तो वो कहलाएगी उसकी रेंज। क्लियर है? अब बात आती है नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। अगर कार्डिनैलिटी यानी जो सेट ए है उसके अंदर एम एलिमेंट है और सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, एन की पावर एम। क्लियर है? अब आता है टाइप ऑफ फंक्शंस। हमारे कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन, ये वन वन फंक्शन। इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन हमारा क्या कहता है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन। इस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। यानी ए के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक एलिमेंट की या किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती। सिंपल। समझ आया आपको कि डोमेन में जो डोमेन है हर डोमेन के एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। क्लियर है? टेकिंग एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ हमारे क्या है, वो ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ है हमारा वन टू थ्री। फिर इसको हम पहले लिख लेते हैं, वन टू थ्री है, ये इससे मैप कर रहा है, ये इससे, इससे और ये इससे। क्लियर है? अब ये क्या कहता है, वन वन फंक्शन क्या कहता है कि जो डोमेन के जो एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। यही तो कहता है कि ए की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, बी की भी डिस्टिंक्ट इमेज, सी की भी डिस्टिंक्ट इमेज, डी की भी डिस्टिंक्ट इमेज। ऐसा ना हो कि किसी दो की सेम इमेज हो। अगर ऐसा है तो वो ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्या ए की इमेज देखो, ए की इमेज क्या है, टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बी की इमेज क्या है, वन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सी की इमेज क्या है, थ्री, कोई दिक्कत नहीं। बट डी की इमेज क्या है, टू, और ए की भी इमेज टू है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये तो डेफिनेशन में ही क्या कहता है कि हर किसी की क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन की आपको कंडीशन समझ आए कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ऐसा है तो वन वन है, अदरवाइज नहीं है। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ए की इमेज क्या है, टू, बी की क्या है, वन, सी की क्या है, थ्री। हर किसी की क्या ए बी सी की किसी की सेम इमेज है? नहीं। हर किसी की डिस्टिंक्ट इमेज है? यस। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा वन वन फंक्शन है, या हम इसको बोलते हैं ये हमारे कैसे इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है? अब आती है सर्जेक्टिव फंक्शन की बारी कि सर्जेक्टिव फंक्शन ये हमारा ओन टू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ओन टू फंक्शन। हम इसको कब बोलेंगे कि सेट बी इज मैप्ड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी यहाँ कोडोमेन की बात हो रही है, यानी सेट बी का अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए से मैप होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सेट बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी मैपिंग सेट ए के एलिमेंट से ना हो। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियरिटी होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सेट बी के जो एलिमेंट है वो क्या कहता है कि सेट बी के जो एलिमेंट है वो मैप करने चाहिए सेट ए के एलिमेंट से। वन की मैपिंग है, यस। टू की मैपिंग है, यस। थ्री की मैपिंग है, यस। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, ओन टू फंक्शन है। बट अगर हम इसकी बात करें, वन की मैपिंग है, यस। टू की मैपिंग है, यस। थ्री की मैपिंग है, यस। बट फोर की तो मैपिंग ही नहीं है। यानी कोड डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी ए के किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं करता। तो इसका मतलब ये हमारा ओन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ओन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये कैसा हमारा सर्जेक्टिव या ओन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है? अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ जो कि हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो वन वन भी है और ओन टू भी है। अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी है और ओन टू भी है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि वन वन है। वन वन का मतलब क्या है कि हर जो कोडोमेन है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ए की इमेज क्या है, टू, बी की क्या है, वन, सी की क्या है, थ्री। इसका मतलब तीनों की डिस्टिंक्ट इमेज है।
तो इसका मतलब ये 1 1 है। और ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन में के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग सेट ए के एलिमेंट से नहीं हुई हो। तो 1 की मैपिंग है यस, 2 की मैपिंग है यस, 3 की मैपिंग है यस, इसका मतलब ये हमारा ऑन टू भी है। तो ये इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 कोरस्पॉन्डेंस। इसके काफी सारे नाम है। आई होप आपको क्लियर होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा होता क्या है। अब नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आप किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो तो आप तभी कर सकते हो जब वो हमारा फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और बाइजेक्टिव का फंक्शन है तो ही है, अदरवाइज नहीं आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते। और बाइजेक्टिव फंक्शन की एक मैं पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो रह गया है, कि बाइजेक्टिव फंक्शन इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, अगर वो बाइजेक्टिव होंगे तो उनकी एक कंडीशन होती है कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट भी होनी चाहिए, तब भी वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर ये है तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है। तो अगर वो बाइजेक्टिव है तो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनवर्स जस्ट क्या होता है, उल्टा। अब ए टू बी मैपिंग है, इनवर्स क्या होगा, बी टू ए मैपिंग कर दो। आप बी टू ए मैपिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 की, अब यहाँ ए का 3 मैप, ए को आप मैप कर रहे हो 3 से, यहाँ किसको करोगे, 3 को ए से कर दोगे, जस्ट आपको उल्टा हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका एफ ए टू बी का इनवर्स है बी, एफ ए टू बी है, और इनवर्स क्या होगा, बी टू ए होगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब काफी बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है इनवर्स को फाइंड आउट करने का, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, एफ एक्स आपको गिवन है और ये आपको बताया हुआ है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑलरेडी गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स वाई। तो जब भी हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो इनवर्स का एक प्रॉपर, लाइक मैं बता दूं कि प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा आपको y इक्वल टू एफ एक्स लेना है। एफ एक्स क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, 2x+3। ठीक है, 2x+3 है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, y यही है, 3 इधर आ गया, अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y-3। और हमें क्या फाइंड करना था, y इक्वल टू एफ एक्स है ना। अगर मैं f को इधर लेके चल जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। तो एफ इनवर्स y अगर हमें फाइंड करना है तो x की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो क्या है, y-3/2। अगर मैं एफ इनवर्स x पूछूं तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई तो आ जाएगी। तो जस्ट आपको क्या करना है, जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर देना है, जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर देना है। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-3/2। इसका मतलब क्या है कि वाई की जगह हमने बस सिर्फ एक्स पुट कर दिया, तो ये हमारा एफ इनवर्स एक्स आ गया, ये हमारा एफ इनवर्स वाई आ गया। इनवर्स की कंडीशन क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स लोगे, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, और यहाँ मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स का जो हम किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन हमने अभी रिलेशन में भी पढ़ा था कि कंपोजिट रिलेशन क्या होता है। बेसिकली कंपोजिशन क्या होता है फंक्शन का, कंपोजिशन का मतलब है कि हमें दो फंक्शन गिवन है, हमने उन्हें कंबाइन कर दिया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं कि हमारा एक फंक्शन है एफ जो ए से बी डिफाइन है, और हमारा एक जी फंक्शन है जो बी से सी डिफाइन है। तो अगर हमें इन दोनों का कंपोजिशन करना है तो एफ ओ जी हो सकता है, ये जी ओ एफ हो सकता है। जो ओ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इनको क्या करें, कंबाइन करें, कंपोजिशन कर रहे हैं। तब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें एफ एक्स गिवन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, आपको क्लियर हो जाएगा कि 2x+3 गिवन है। इससे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। और जी एक्स आपको गिवन है x² + 1, और आपसे पूछा आपको जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। तो अगर कंपोजिशन फंक्शन से ऐसे क्वेश्चन आते हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये जो एक्स है ये सबसे पहले एफ के पास जाता है, देन जाएगा जी के पास। तो सबसे पहले एफ जो है एक्स के पास चला गया। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, यस क्या है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स 2x+3। ठीक है, यही तो है 2x+3। जी एक्स
जी एक्स, यानी जी एक्स में जो एक्स है उसकी जगह में क्या रखना है 2x+3। जी एक्स हमें गिवन x² + 1, और एक्स की जगह हमें क्या रखना है 2x+3 का होल स्क्वायर +1। तो ये हमारा क्या आ गया GOF(x). समझ आया आपको? इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, यानी GOF(x) बोलेगा तो पहले x f के पास जाएगा, देन fx की आप वैल्यू रखोगे, देन जो यहाँ आपका बनेगा वो x रहेगा, और gx में आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। इसी तरीके से अगर मैं f(g)(x) पूछूंगी तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप gx रखोगे, यानी इसको सॉल्व कैसे करोगे, gx की वैल्यू क्या है x² + 1। अब इसको x मानो, fx में जो x है उसकी जगह क्या रखना है x² + 1। तो fx में x की जगह क्या रखना है x² + 1 +3। ये आपका आ गया f(g)(x). क्लियर है? इस तरीके से f(g)(x) या GOF(x) आपका कंपोजिशन फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार आपका आता भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है a to b, एक है b to c। A to B हमने डिफाइन करा है F, और B to C हमने डिफाइन करा है G। अगर कंपोजिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा GOF(x). क्लियर है? ये f(g)(x), और मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा था। इससे ऐसे ही क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिकर्सिवली फंक्शन। रिकर्सिवली फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। आपसे डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ लेता है सेक्शन ए में कि रिकर्सिवली फंक्शन से आप क्या समझते हो, या रिकर्सिवली फंक्शन हमारा होता क्या है। तो रिकर्शन आपने पढ़ा होगा, रिकर्शन का मतलब क्या है कि हमें उसमें एक बेस कंडीशन गिवन होती है, उसके बेस पे हम आगे वाली वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो वही ये है जो हम रिकर्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वही ये मैथमेटिक्स के अंदर है। तो ये है क्या, in mathematics, sometimes a value is defined using its previous value. When a function or sequence is defined using itself again and again, it is called recursive function. Mathematics के अंदर अगर कोई भी एक हमें वैल्यू गिवन है, उसके बेस पे हम क्या करें, नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करें अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिवली फंक्शन। क्लियर है? इसके अंदर दो मेन पार्ट होता है, एक होता है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जो हमें स्टार्टिंग वैल्यू गिवन होती है, जहां से हमें स्टार्ट करना होता है, जिसकी हेल्प से हम अपकमिंग या जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू उसको हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो बेस कंडीशन तो हमें पता ही होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट होता है रिकर्शन केस। रिकर्शन केस क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि हमें किस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, कि क्या क्या कौन सा ऐसा रिपीटेशन स्टेप है जो हमें बार बार रिपीट करना है। तो वो होता है हमारा रिकर्सिव केस। टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो हमारे पास क्या है, क्या है 1 3 5 7 और 9। तो ये जो 1 है ये क्या है, हमारी बेस कंडीशन, जिसकी हेल्प से हमने ये स्टार्ट किया है। तो बेस कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, +2 करा है तो हमारा 3 बन गया, देन +2 करा है 5 बन गया, देन +2 किया है 7 बन गया, देन +2 किया है 9 बन गया। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू पूछूं तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, यस +2 कर दो, 9 10 11, तो 11 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेक्स्ट वैल्यू बताओ, तो आप नेक्स्ट वैल्यू बता पाओगे, यस आप 2 प्लस कर दोगे। क्लियर है? तो यहाँ हमारा क्या है कि हम +2 +2 +2 करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बेस कंडीशन तो 1 है, और ये जो हम +2 +2 कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव रूल, जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस सीक्वेंस के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ आया ना? तो इसके अंदर यही लिखी हुई है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो कि हमारी बेस केस है, और दूसरा क्या है, रिकर्सिव केस, जिसमें क्या है, हम नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस टर्म है उसमें हम +2 कर रहे हैं, तो हमारी नेक्स्ट टर्म को हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। यही होता है हमारा रिकर्सिवली फंक्शन। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो जस्ट हमें क्या लिखना है, A1 हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा बेस कंडीशन है जो कि 1 है, और नेक्स्ट वैल्यू को अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो आप प्रीवियस वैल्यू में +2 करते जाओ, तो आप नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करते जाओगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब हमारे एक क्वेश्चन आया था AQ 2024-25 में। तो क्वेश्चन क्या था, आपको एक फंक्शन गिवन था, जो फंक्शन की मैपिंग थी वो R to R थी, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। आपको fx गिवन था ax+b, वेयर a b और x क्या रियल नंबर है, और a डज नॉट इक्वल टू 0। तब आपको बताना था कि f इज इन्वर्टेबल, एंड एफ इनवर्स को आपको फाइंड आउट करना था। इन्वर्टेबल मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है उसी को हम बाइजेक्टिव 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या इन्वर्टेबल फंक्शन बोलते हैं। और इनवर्स तो मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाया था। तो जस्ट क्वेश्चन को, बस आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि अगर 1 1 या ऑन टू फंक्शन आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो वो आप कैसे करते हो। तो इसमें सिंपल कंडीशन होती है, जब भी आपको 1 1 या ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए आए,
तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है? 1 1 की कंडीशन होती है कि आपको एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलना होता है। आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी। अगर मैं एफ एक्स वन फाइंड आउट करूंगी तो मुझे एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? एक्स वन। तो ए एक्स वन प्लस बी। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है? ए एक्स वन प्लस बी। इसी तरीके से अगर मैं एफ एक्स टू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? एक्स की जगह एक्स टू। तो ए एक्स टू प्लस बी। बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू। तो ए से ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। जब भी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए, इसका मतलब क्या? हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है। कंडीशन आपको याद रखनी है, 1 1 के लिए क्या है? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके हम चलते हैं। अगर लास्ट में हमारा ऐसा आ जाता है तो हमारा 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? वही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स हमें पता है क्या है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ से बस आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। ए एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी, प्लस का ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या? दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन कैसा है? इन्वर्टेबल फंक्शन है। नेक्स्ट आता है इनवर्स को फाइंड आउट करने का। इनवर्स मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं। वाई इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रखोगी, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। जस्ट आपका निकल गया एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स वाई, जो मैंने अभी आपको करके दिखाता सेम ही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, सिर्फ आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 1 1 के लिए क्या रखना है आपको? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। और ऑन टू के लिए क्या याद रखना है? एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर आप ये दो कंडीशन याद रखोगे तो कभी भी आपको अगर प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली उसको कर पाओगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमारी ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है एज पर द एक्यू लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हमने सारी पीवाईक्यूज क्वेश्चन को भी कवर किया और सारे टॉपिक को हमने काफी डिटेल में समझा है। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेट के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ सेट। क्या हम बस डेफिनेशन ही पढ़ेंगे? तो सिलेबस तो आपका ऐसे लिख दिया है कि तूने कि बस डेफिनेशन ऑफ सेट या टाइप भी नहीं लिखे हैं, बट वो सब चीज़ें हमने सब एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीसीए के और भी सब्जेक्ट लाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जल्दी से हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहीं आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।